इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक ना। पहला यूनिट है हम लोगों का जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें किसके विषय में जानना होगा? थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या है और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले जाने थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड है थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब क्या है? हीट। और जो दूसरा वर्ड है उसमें दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मोशन। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको समझें तो यहां पर थर्म हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायनेमिक्स मोशन। यहां मोशन का मतलब है, मोशन जब भी होता है तो किसी बॉडी का स्थान क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पर बॉडी के रूप में क्या है हमारा? हीट। यानी हीट का पोजीशन चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, स्थान परिवर्तन होगा, ठीक ना। दैट इज ट्रांसफर। मोशन किसको दिखा रहा है बेसिकली? और अल्टीमेटली हम ये समझ पाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है वो किसके ट्रांसफर को दिखाता है? हीट के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली किसके विषय में सीखते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। बात समझ में आ रही है ना। सब्जेक्ट का मतलब समझने के बाद हमें यह जानना है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे। एक चीज तो क्लियर है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हीट। लेकिन इन जनरल कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं एनर्जी की, जिसको कि आप ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? एनर्जी की स्टडी करते हैं और साथ ही एनर्जी के इंटरेक्शन की बात करते हैं। एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक ना। पहली बात तो हमने ऊर्जा की और दूसरा ऊर्जा के आदान प्रदान की बात की। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? आदान प्रदान। अब जब हम आदान प्रदान की बात करेंगे तो आदान प्रदान के लिए हमेशा दो बॉडी होनी चाहिए कम से कम। एक आदमी मैं खुद के साथ क्या ट्रांसफर कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कुछ आदान प्रदान कर सकता हूं, ठीक ना। तो अच्छा, एनर्जी के रूप में यहां दो लोग होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के रूप में कितने लोग हैं? दो लोग। कौन कौन से भाई? पहला तो आपने यहां देख लिया है हीट, और एक दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड वर्क। एनर्जी के रूप में यहां पर हम दो चीजों को स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं हीट और दूसरे को हम कहते हैं वर्क। अब यहां वर्क का मतलब क्या है? वर्क भी एनर्जी है, समझे इस बात को। मैकेनिकल एनर्जी को हम वर्क कहते हैं। मैकेनिकल हमने बात की थी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है? अगर कोई शाफ्ट घूम रहा है तो इस रोटेटिंग शाफ्ट की एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और अगर उसके ऊपर हम एक पंप लगा दें तो वो पंप बन जाता है। अगर हम एक जनरेटर लगा दें तो वो बिजली पैदा करने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिकल एनर्जी है क्या? वर्क है। मैकेनिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी को ही हम मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिकल वर्क भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एनर्जी के रूप में हम दो लोगों को जानते हैं। पहला क्या है? हीट एनर्जी, और दूसरा क्या है? वर्क। और वर्क का भी मतलब क्लियर है। वर्क का मतलब या तो मैकेनिकल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है भी। ये भी वर्क भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना।
अब जब हम बात एनर्जी की करते हैं तो एनर्जी होती क्या है? हम लोग पहले शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होती है एनर्जी, ऊर्जा क्या है? हाँ, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना? कार्य करने की कैपेबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब थोड़ा सा ये बेसिक एजुकेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। यहाँ पर एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वो चीज है जो किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकती है या परिवर्तन की कोशिश कर सकती है। बात समझ में आ रही है? जो चेंज के लिए जिम्मेदार हो, बदलाव के लिए जिम्मेदार हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चाहे वो चेंज किसी भी तरह का हो, चेंज करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करना है, यहां से उठाकर यहां ले जाना है, तो ये जो कर सकता है वो क्या कहलाएगा? एनर्जी कहलाएगा। तभी तो आपने कहा था कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी के रूप में हमारे पास दो चीज हैं। क्या क्या? एक तो हीट है और दूसरा है वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी के विषय में ही स्टडी करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी के इंटरेक्शन का मतलब क्या है? आदान प्रदान, ठीक ना? एनर्जी का इंटरेक्शन का मतलब है एनर्जी का, अब एनर्जी का मतलब किसका आदान प्रदान हो? हीट का और वर्क का आदान प्रदान। अब बात आती है कि आदान प्रदान हो किनके बीच हो? आदान प्रदान खुद से तो नहीं हो सकता ना, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो। अब यहां पर वो जो दो लोग हैं उन दोनों लोगों का नाम अलग अलग है। एक लोग को हम कहते हैं सिस्टम, एक लोग को क्या कहते हैं? सिस्टम। और जो दूसरा व्यक्ति मौजूद होता है जिसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। बात समझ में आई? यहां पर हम एनर्जी की स्टडी करते हैं, यानी हीट और वर्क की स्टडी करते हैं। साथ ही एनर्जी इंटरेक्शन यानी एनर्जी के आदान प्रदान को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब बात आती है कि एनर्जी का इंटरेक्शन किनके किनके बीच, तो इसके लिए दो लोग हैं यहां पर। थर्मोडायनेमिक्स में कितने लोग हैं? मात्र दो ही लोग हैं, तीसरा है ही नहीं। और उन दो लोगों में पहला व्यक्ति कौन है? सिस्टम। और दूसरा जो है वो क्या है? पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो लोग मौजूद हैं जिनके बीच एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। पहले व्यक्ति का नाम है सिस्टम और दूसरे व्यक्ति का नाम है सराउंडिंग। अब जरा देखिए, जो भी एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है वो इस यूनिवर्स के अंदर ही तो हो रहा है, यूनिवर्स के बाहर कुछ हो रहा है नहीं। अब इस पूरे यूनिवर्स में थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो लोग मौजूद हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। यानी पूरे यूनिवर्स में कितने लोग मौजूद हैं? तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बात समझ में आई? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसके बराबर होता है? यूनिवर्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो लोगों को ही मानता है। पहला है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। और इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है? एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? और एनर्जी इंटरेक्शन के रूप में किसका इंटरेक्शन होता है? हीट का और वर्क का। बात समझ में आ रही है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अब जरा देखिए, जब इन दोनों के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो कुछ इफेक्ट आएगा। कुछ इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? सिस्टम के ऊपर आएगा। और कुछ इफेक्ट उसका सराउंडिंग, यानी प्रभाव। जब भी आदान प्रदान होता है तो कुछ प्रभाव उसका आता है। समझे, मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं इनको 20 रुपए दे रहा हूं, तो जब अपने 100 से मैंने इनको 20 दे दिया, मैं सिस्टम हूं और ये सराउंडिंग है, तो इसका कुछ प्रभाव आएगा। अब वो 0 से कहां पहुंच गए? 20, और मैं 100 से कहां पहुंच गया? 80। तो
इस इंटरेक्शन का कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक ना। तो इस थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी इंटरेक्शन के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के स्थिति में, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आता है, इसकी स्टडी भी हम कहाँ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। इफेक्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन किसके किसके ऊपर, ऑन सिस्टम एंड ऑन सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर एनर्जी इंटरेक्शन के कारण क्या बदलाव हुआ। अच्छा, बदलाव किस में होगा भाई, बदलाव किस में होगा, गुण में होगा, प्रॉपर्टीज में होगा, ठीक ना। मैं 100 से 80 आया तो मेरी जो कंडीशन है, वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या हो गई, डाउन हो गई, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, अप हो गई। तो ये जो हमारे गुण हैं उनमें क्या आता है, बदलाव आता है। वैसे ही जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का इंटरेक्शन आता है तो सिस्टम में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और सराउंडिंग में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन का प्रभाव, इसकी स्टडी भी हम कहाँ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, एनर्जी के विषय में जानेंगे, और एनर्जी के अंदर किसको किसको, हीट और वर्क। साथ ही एनर्जी इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे, और एनर्जी इंटरेक्शन किन के बीच, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। बात समझ में आ रही है, जिसमें हम लोगों ने बात की कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है भाई, कैपेबिलिटी टू मेक चेंज, बदलाव करने की क्षमता ही क्या है, एनर्जी है। चाहे वो बदलाव किसी भी तरह का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सिस्टम से, जो सबसे बेसिक यूनिट है। क्योंकि हमें पता है जब तक हम उन दो व्यक्तियों के बारे में नहीं जान जाते जिनके बीच एनर्जी का इंटरेक्शन होने वाला है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। और रिलेशन हमको पता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसके बराबर होता है, यूनिवर्स के बराबर होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हेडिंग देंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जब आप नोट्स बनाएं तो बिल्कुल अपनी भाषा में लिखें, ठीक ना, किसी किताब की लैंग्वेज ना लिखें। और कैसे लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज़ रिकॉर्डेड रहेगी, तो आपको चीज़ें अवेलेबल रहेंगी कि सिस्टम क्या है, ठीक ना, जैसे एनर्जी क्या है, ठीक ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या है। तो जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही उन्हीं चीज़ों को, लेकिन अपनी भाषा में। जब आप चीज़ों को अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा। किताबी भाषा लिखेंगे तो हमेशा उसे याद करना होगा, ठीक ना। आइए समझते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नाउ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, ताकि हम इस सिस्टम को समझ पाएं। हमारे घर में जो हमारे फादर हैं, ठीक ना, वो अर्निंग करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए, फैमिली के लिए। बात समझ में आ रही है, किसके लिए अर्निंग करते हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है, अपनी फैमिली के ऊपर। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता करते हैं क्या, नहीं। तो
हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे माता पिता के लिए हमारी जो फैमिली है वो क्या है? सिस्टम है, जिसकी वो क्या करते हैं? चिंता करते हैं, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, जिसमें वो ये देखते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? ये हमारे घर का सिस्टम था। अब अपने कॉलेज में आओ, कॉलेज में हमारे जो प्रिंसिपल हैं, ठीक ना, ये क्या करते हैं? ये इनका ध्यान किसके ऊपर है? अपने इस कॉलेज के ऊपर। क्लासेस चल रही नहीं चल रही हैं, लैब चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बिल्डिंग सही है, साफ सफाई नहीं, ये सिर्फ अपने कॉलेज के बारे में सोचते हैं ना, कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मोड़ा उसके बारे में सोचते हैं सिर्फ इस, यानी प्रिंसिपल साहब के लिए ये कॉलेज ही क्या है? सिस्टम है। अब जरा मुख्यमंत्री के बारे में सोचो, जो आपने चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए सिस्टम कौन होगा? स्टेट, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य है, ये उनके लिए क्या है? सिस्टम। अब जरा प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचो, पूरा देश अपना उनके लिए क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। इससे एक चीज सीखने के लिए आपको मिलती है कि सिस्टम का कोई साइज नहीं होता। सिस्टम छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। दूसरी चीज जो आपको सीखने के लिए मिलती है कि सिस्टम का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको मानते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे ऊपर है कि हम सिस्टम किसको मान रहे हैं। मेरे लिए ये पूरी क्लास क्या है? सिस्टम है। बगल के रूम में क्लास चल रही है, वो हमारे लिए सिस्टम नहीं है। हमें इस क्लास पे कंसंट्रेट करना है ना। तो बहुत आसान भाषा में जाने इसको कि सिस्टम क्या है। सिस्टम हर वो चीज हो सकती है जिसके विषय में हमें जानना है, हमें जिसकी स्टडी करनी है। बात समझ में आ रही ना? हर वो चीज जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसके विषय में हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है, वही चीज हमारे लिए क्या है? सिस्टम है। ये आम बोलचाल की भाषा में है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ये पेन जिसका यूज मैं लिखने के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए ये सिस्टम हो सकता है। आपका पेन आपके लिए सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम का कोई शेप साइज नहीं होता। क्लियर है? सिस्टम छोटा भी हो सकता है, सिस्टम बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब इस तरह से सिस्टम डिफाइन करेंगे तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होगा? हमें जो सिस्टम पढ़ना है वो किससे रिलेटेड है? थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो हमें ये जानना है कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है। यहां पर हम कहते हैं अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब क्या है भाई? ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। मैटर के रूप में हमारे पास तीन चीजें मौजूद हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी की मतलब होती है मात्रा, ठीक ना। ठोस की मात्रा, द्रव की मात्रा या फिर गैस की मात्रा, ये हमारे लिए क्या होगा? सिस्टम होगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज हमारे लिए क्या होगा? सिस्टम होगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर। बात समझ में आ रही है? अब ये जो हमारा सिस्टम है जिसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ, हमने इसको ही क्या माना है अपना। सपोज हमें एक गैस की स्टडी करनी है, ऑक्सीजन गैस इस कमरे में है, उसकी हमें स्टडी करनी है, तो ये ऑक्सीजन गैस ये हमारे लिए क्या बन गई? सिस्टम बन गई। हमें एक बाल्टी में पानी रखा है, उस पानी की स्टडी करनी है, तो वो पानी हमारे लिए क्या है? सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सिस्टम है इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। क्या क्या भाई? ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, ठीक ना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पे है? ये क्लासिफिकेशन जो किया गया वो फिर से एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन के बेसिस पे किया गया है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन के विषय में है। और दूसरा चीज मैटर,
बात समझ में आ रही ना? मैटर का मतलब है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एनर्जी का इंटरेक्शन किन में होगा, किन में नहीं होगा, मास का इंटरेक्शन किस में होगा और नहीं होगा, इसके आधार पर हम सिस्टम को 3 भाग में बांटते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन किसके? इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक ना? थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम एनर्जी इंटरेक्शन तथा मास इंटरेक्शन के आधार पर, ठीक ना, और ये इंटरेक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी इंटरेक्शन तथा मास इंटरेक्शन के आधार पर सिस्टम को 3 भाग में बांट दिया गया है। क्या कहा गया? पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज्ड और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई? एनर्जी तथा मास का इंटरेक्शन। क्लियर है? एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, मास का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, इसके आधार पर सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन किसको कहते हैं भाई? ओपन का मतलब खुला, ओपन का मतलब खुला। ओपन में क्या होता है? एनर्जी एंड मास बोथ। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन होता है। ओपन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एनर्जी के साथ साथ मास का भी क्या हो? इंटरेक्शन हो, आदान प्रदान हो। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। समझने के लिए देखें जरा, एक खुले बर्तन में पानी को यदि आप हीट करते हैं, खुले बर्तन में क्या कर रहे हैं? वाटर को गर्म कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अगर हम लोगों ने सिस्टम किसको माना है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ, यानी इसमें मैटर का मतलब ठोस, द्रव और गैस। अब यहां ये जो द्रव है यही हमारा क्या है? सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, जब आप इसको हीट अप कर रहे हैं, ठीक, तो यहां से हीट कहां जा रहा है? पानी के पास। और पानी का टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा? बढ़ेगा। एक टेम्परेचर के बाद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद यहां से वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा? वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना? तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। हम क्या दे रहे हैं नीचे से? हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो यहां से यहां हीट एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद जब यहां से वाटर पार्टिकल वेपराइज होके बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होगा? कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है। यहां से मास निकल के कहां जा रहा है? वेपर के रूप में बाहर जा रहा है। तो इस सिस्टम में हमने क्या देखा? यहां से ये जो स्टीम बाहर गया तो इसका मतलब मास बाहर जा रहा है, और यहां से जो हीट अंदर जा रहा है, यानी दिस इज द एनर्जी इंटरेक्शन और दिस इज द मास इंटरेक्शन। तो यदि सिस्टम में एनर्जी इंटरेक्शन के साथ साथ मास का भी इंटरेक्शन हो, यानी मास का भी आदान प्रदान हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी के साथ मास का भी क्या हो? आदान प्रदान हो, ऐसे सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम है, खुले बर्तन में पानी को क्या करना? हीट करना, गर्म करना। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन बाउल। बात समझ में आ रही? किसी भी खुले बर्तन में पानी को क्या करना? गर्म करना, ताकि पानी वहां से स्टीम बन के निकले। स्टीम बाहर गया,
इसका मतलब, अच्छा एक चीज और जाने, ये चीज हमारा सिस्टम है, इसको छोड़ दें तो बाद बाकी हर एक चीज क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स में दो ही लोग हैं, या तो सिस्टम है या फिर सराउंडिंग। तो एनर्जी का इंटरेक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, देखिए ये अभी तक सराउंडिंग है, और सराउंडिंग से किसके बीच एनर्जी गई, सिस्टम, और फिर सिस्टम से मास निकल के किसके पास चला गया, सराउंडिंग के पास। यानी जो भी इंटरेक्शन होगा वो दो लोगों के बीच में ही होगा, सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम। बात समझ में आई? जो एनर्जी का आदान प्रदान होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही आपस में होगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा ओपन सिस्टम। अब जरा देखिए, इसी पानी को गर्म करते समय हमने क्या किया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब ये क्या बन गया, प्रेशर कुकर। ठीक है, एक कैप लगा दिया, ढक्कन, लीड जो है लीड से बंद कर दिया। अब हम पानी को गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा भाई, एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो रहा है, पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन क्या चीज नहीं होगी, यहां से क्या स्टीम निकल के बाहर जाएगा, नहीं। अब सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो रहा है, बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसी सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का तो इंटरेक्शन हो बट मास का इंटरेक्शन संभव ना हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। एक बंद बर्तन में पानी को गर्म करना क्या किसका एग्जाम्पल होगा, क्लोज सिस्टम का होगा। बात समझ में आ रही है? ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, ठीक ना। यहां भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ हमने ऊपर से क्या कर दिया, एक कवर लगा दिया ताकि यहां से स्टीम बाहर। प्रेशर कुकर घर में देखा है ना, प्रेशर कुकर के ऊपर एक हम हैंडल लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, उसके अंदर स्टीम रहती है। अब आप उस सिचुएशन को मत दिमाग में ला जब विसिल बजता है, विसिल के समय स्टीम बाहर जाती है, उस समय वो क्या बन गया, जब विसिल बज रहा था तब वो क्या था, ओपन सिस्टम था। लेकिन जब विसिल नहीं बज रहा तब भी तो स्टीम उसके अंदर है, उस समय के लिए वो क्या है, क्लोज सिस्टम। बात समझ में आ रही है? ओपन क्या है और क्लोज क्या है ना। अब हम लोग पहुंचते हैं कहां, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। आइसोलेटेड सिस्टम कहता है ना तो मास और ना ही, यहां पर क्लोज में क्या था भाई, मास नहीं था बट एनर्जी को अलाउ कर रहा था। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास का आदान प्रदान हो और ना ही एनर्जी का आदान प्रदान हो, उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आई? कोई एग्जांपल बताना चाहेगा? थर्मस, ठीक ना, थर्मस जिसमें चाय काफी समय तक गर्म रहती है, वो थर्मस, ठीक ना, जिसमें चाय क्या रहती है, या गर्म पानी काफी समय तक गर्म रहता है, या ठंडी चीज काफी समय तक ठंडा रहती है, उस थर्मस को ही हम क्या कहते, किसका एग्जांपल मान सकते हैं, आइसोलेटेड का, क्योंकि वहां एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है और ना ही मास का इंटरेक्शन हो रहा है। हाँ, ओपन सिस्टम को तो पता है, खुले बर्तन में पानी गर्म करना। हाँ बिल्कुल, ध्यान दो, कभी भी मैंने किताब की बात नहीं लिखनी है, हमेशा खुद का एग्जाम्पल देना है। खुद का एग्जाम्पल देने का एक मतलब है कि हम चीज़ों को समझते हैं, हमने कहीं से याद नहीं किया है। अगर आप ओपन सिस्टम को, मैंने कहा कि खुले बर्तन में पानी गर्म करना, आपको खुले बर्तन में चाय बनाना, हमें तो सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है ना, कि नीचे से हीट जाता हो और यहाँ से मास ट्रांसफर हो रहा हो। हर वो जहाँ इस तरह का सिस्टम हम देख सकते हैं, वो क्या है हमारे लिए, ओपन सिस्टम है। अभी तो शुरुआत है, आगे चल के हम जानेंगे कि जितने भी इंजीनियरिंग सिस्टम है, दे ऑल आर ओपन सिस्टम। जितने भी, लगभग जितने भी इंजीनियरिंग सिस्टम हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि लगभग सब कुछ जो हम आसपास देख रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक ना। आइए, अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्स।
यदि आप पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लें, पूरे ब्रह्मांड को ही क्या मान लें, सिस्टम मान लें, बात समझ में आ रही मैं कहना क्या चाहता हूं? पूरा ब्रह्मांड ही आपका क्या हो गया? ऐसा कब होगा कि यूनिवर्स को आप सिस्टम कब मानेंगे? बताएं, जब सराउंडिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस इज इक्वल टू क्या था? अब सिस्टम किसको मानना है? ये कब संभव है? जब यूनिवर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सीधी सी बात है, जब पूरे ब्रह्मांड को ही आप सिस्टम मान लेंगे। अब जरा बताओ, अगर पूरा ब्रह्मांड ही हमारा सिस्टम है तो इस यूनिवर्स से बाहर कुछ जा सकता है क्या? और यूनिवर्स के बाहर से कुछ अंदर आ सकता है क्या? चाहे वो हीट हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो एनर्जी हो, इस यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं जा सकता और इस यूनिवर्स के बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का। क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ही ना तो मास का ट्रांसफर आदान प्रदान संभव है और ना ही एनर्जी का आदान प्रदान संभव है। क्लियर है? इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्स। अगर हम पूरे यूनिवर्स को अपना सिस्टम मान लें, मैंने कहा ना कि सिस्टम का कोई साइज नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ये तो हमारी कल्पना है, हमारी जिज्ञासा है कि हम किसकी स्टडी करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है वही चीज हमारे लिए क्या है? हमारा सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? तो आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? यूनिवर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से हम सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो हमारा मोस्ट कॉमन सिस्टम है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे कॉमन जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं इंजन, आईसी इंजन। कल मैंने बताया था आईसी इंजन के विषय में। तो जो हमारा सिस्टम है सबसे पहले उसको हम जाने। सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सबसे बेसिक और कॉमन सिस्टम है, जो कि बार बार हमारे सामने आएगा, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आईसी इंजन। ठीक है, थोड़ा सा आईसी इंजन के विषय में जानते हैं ताकि हम इस सिस्टम को दोबारा एक बार आईसी इंजन के रूप में रिकॉल कर सकें। बैठ के हाँ, अभी समय है, ठीक ना, अभी चिंता ना करें। ओपन सिस्टम को ही हम कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे, लेकिन अभी नहीं कहेंगे। हाँ, अभी मैंने कहा ना कि कंट्रोल वॉल्यूम बताने का ये सही जगह नहीं है। जब हम फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस पढ़ेंगे तब मैं कंट्रोल वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक ना, अभी नहीं। अभी ABCD सीख रहे हैं ना, तो अभी ये यहाँ पे ही चलेगा, फ्यूचर में हम उसको देखेंगे, ठीक ना। अभी जिज्ञासा शांत रखें थोड़ी सी। ओपन सिस्टम को ही हम कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे, ठीक ना, और कंट्रोल मास्क को कहेंगे क्लोज सिस्टम को, लेकिन अभी नहीं कहेंगे, ठीक ना। जब उसका सही जगह आएगा जहां पर मैं आपको ये सही से बता सकूं क्यों ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं और क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं, उस जगह पे इसको बताऊंगा, ठीक ना, अभी नहीं, उसका स्थान अलग है। अब जब हम लोग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम। और ये बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम किसके लिए है? सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए हम इसको यहां डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आईसी इंजन, ठीक ना। जो बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आईसी इंजन। क्लियर है? अब ये आईसी इंजन क्या है इसको जानते हैं। आईसी इंजन को समझने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे इंजन के विषय में कि इंजन क्या है। और जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बताए कि इंजन क्या है। इंजन हम लोग लगातार हर जगह देखते हैं, बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सभी में क्या लगा हुआ है? इंजन। कॉलेज में जनरेटर रखा हुआ है, उसमें भी क्या लगा हुआ है? इंजन।
बगल में रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी क्या है, डीजल इंजन लगे हुए हैं बहुत सारे जो ट्रेन को खींचते हैं, ठीक ना। तो इंजन, सड़क पे जाके देखें जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं सभी में क्या लगा हुआ है, इंजन। तो इसीलिए इंजन बहुत ही मोस्ट कॉमन है, इसलिए इसके विषय में हम लोगों को जानना है कि इंजन एक कैसा सिस्टम है। तो इंजन को अगर आप जाने तो इंजन कितने तरह के हैं भाई, बेसिक। आगे इंजन को हम लोग आईसी इंजन में अलग तरीके से पढ़ेंगे, यहां पर हम सिंपली जाने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, एक है ईसी इंजन और दूसरा है ईसी और आईसी इंजन, ठीक ना। ये क्लासिफिकेशन जानने से पहले जाने कि इंजन क्या है और इंजन में क्या होता है। इंजन में आप क्या डालते हो, फ्यूल डालते हो, फ्यूल के रूप में इधर डीजल या फिर पेट्रोल या फिर गैसियस फ्यूल का यूज होता है, ठीक ना। और इंजन क्या करता है भाई, उस फ्यूल को कंज्यूम करता है और बदले में आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है, ताकत देता है, जिससे कि आपकी गाड़ी चलती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो भी होता है, ठीक ना। तो इंजन बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सबसे पहले फ्यूल की केमिकल एनर्जी, हम फ्यूल देते हैं ना डीजल या पेट्रोल, तो डीजल या पेट्रोल के पास कौन सी एनर्जी है भाई, केमिकल एनर्जी है। डीजल या पेट्रोल का एक तरह का केमिकल है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी इंजन के अंदर जाता है और इंजन के अंदर इस फ्यूल का कंबशन होता है। कंबशन को हम हिंदी में दहन कहते हैं। जब दहन होता है तो ये फ्यूल की केमिकल एनर्जी हीट और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हीट एंड, क्योंकि जब भी फ्यूल जलेगा तो उससे गर्मी निकलेगी, उष्मा निकलेगी और साथ ही वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस हीट और प्रेशर एनर्जी में कौन कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी, किसके कारण, कंबशन के कारण। और फिर उस इंजन में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। क्या कहते हैं भाई, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ये जो हीट और प्रेशर एनर्जी डेवलप हुआ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के कारण, ये किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फ्यूल जो हमने लिया था, फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, और इंजन के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हीट एंड प्रेशर एनर्जी। और सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट के कारण, ये सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट कहां पे होता है, इंजन के भीतर। इंजन के अंदर क्या होता है भाई, सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट होता है। इस सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट के कारण जो हीट और प्रेशर एनर्जी थी वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो अगर पूरे सिस्टम को देखें तो इनपुट के रूप में हमने केमिकल एनर्जी दिया था, इंजन को क्या दिया था, केमिकल एनर्जी, और आउटपुट के रूप में हमें इंजन से क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब एक शाफ्ट क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। अब इसी रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर अगर एक व्हील लगा दिया तो ये व्हील क्या करने लगेगी, चलने लगेगी। यही हमारा क्या बन गया, ऑटोमोबाइल, जो कि सभी गाड़ियों में हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इंजन समझ में आया, इंजन एक ऐसा सिस्टम है जो फ्यूल के केमिकल एनर्जी को दहन के बाद, कंबशन के बाद किस में कन्वर्ट करता है, हीट एंड प्रेशर एनर्जी। और ये हीट और प्रेशर एनर्जी इंजन के अंदर लगे सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको सिंपल रूप में कहना हो कि इंजन क्या है, तो इंजन एक ऐसा सिस्टम है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं। क्लियर है। आइए, अब ये इंजन कितने तरह के हैं, दो। एक है ईसी इंजन और दूसरा है आईसी। ईसी का मतलब है एक्सटर्नल, और सी किसके लिए है, कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन। और यहां हो जाएगा इंटरनल कंबशन। बात समझ में आ रही।
ईसी का मतलब है एक्सटर्नल कंबसन और आईसी का मतलब है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब है बाह्य, आउटसाइड। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आउटसाइड। यानी यदि किसी इंजन में जो कंबसन हो रहा है वो इंजन के कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। यदि कंबसन कहाँ पे हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो ऐसे इंजन को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कंबसन इंजन। और यदि कंबसन की जो प्रक्रिया है ये इंजन के भीतर हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल। अब कहेंगे सर हम ये कैसे देखें कि कंबसन हो रहा है कि नहीं? हर एक गाड़ी में आप धुआं निकलते हुए देख सकते हैं, निकलता है ना। तो इंजन के अंदर से धुआं कहाँ से आया? अगर कंबसन हो रहा होगा तभी तो धुआं निकल रहा है। आप जहाँ से धुआं निकलता है उस पार्ट को हल्का छू कर देखें, वो बहुत ही क्या रहता है? हीट रहता है। और धुआं भी आ रहा है, इसका मतलब अंदर क्या हो रहा है? कंबसन हो रहा है, दहन की प्रक्रिया हो रही। यानी अगर आईसी इंजन में आप कंबसन नहीं देख पाते हैं क्योंकि सारी प्रक्रिया इंजन के कहाँ हो रही है, लेकिन हम कैसे समझते हैं? क्योंकि साइलेंसर से हमको बाहर धुआं आता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? यहां पर आप क्लियरली कंबसन को देख सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टीम इंजन का। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग बेलचा से कोयला उठा करके इंजन में क्या करते हैं? फेंकते हैं और वहां कोयला क्या हो रहा होता है? जल रहा होता है। तो वहां आप कोयले के कंबसन को देख पाते हैं, कोयला जल रहा है, ये आप क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो एक्सटर्नल कंबसन में जो कंबसन चेंबर होता है वो कहाँ पे होता है? इंजन के बाहर होता है। तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंबसन। इसका एग्जांपल कौन है? स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन आप देखते हैं वो किसका एग्जांपल है? एक्सटर्नल कंबसन इंजन का है। और आईसी इंजन का एग्जांपल क्या है भाई? जितने भी इंजन जो अभी आप देख रहे हैं, चाहे स्कूटी में हो, स्कूटर में हो, बाइक में हो, कार में हो, हवाई जहाज में हो, ट्रेन में हो, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? इंटरनल कंबसन इंजन का। क्योंकि यहां पर जो कंबसन हो रहा है इसको हम देख नहीं पाते। बात समझ में आई? ये समझ में आ रही है कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या है और इंटरनल कंबसन इंजन क्या है? ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल हम अगले सेमेस्टर में समझेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अंडर है? थर्मल इंजीनियरिंग 2 के अंदर है, जो कि आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी कम है, क्यों है, ये सब चीज़ों का जो हमें उत्तर मिलेगा अगले सेमेस्टर में मिलेगा। शुरुआत हम लोग को यहाँ से करना था, देखना था। और हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें क्या सीखना है? बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम। और उसके अंदर हम किसको जानेंगे? आईसी इंजन। ठीक ना। तो अब वापस चलते हैं कि आईसी इंजन के अंदर जो हमने बात की कि सिलेंडर और पिस्टन। तो ये सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम क्या है? जो सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? आईसी इंजन। तो ये आईसी इंजन क्या है इसको देखते हैं, ठीक ना।
आइए देखेंगे और थोड़ा सीखेंगे इसके विषय में। ये आईसी इंजन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। किसी भी इंजन के अंदर यही चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी स्कूटी का इंजन हो, बाइक हो, कार हो या ट्रेन का इंजन हो, सभी के अंदर इतने ही सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें भी इसके अंदर, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसे कि हम क्या नाम दिया हम लोगों ने, सिलेंडर। और इस सिलेंडर के अंदर एक सिलेंड्रिकल बॉडी और होती है जो इसमें ऊपर और नीचे मोशन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। क्लियर है? इस पिस्टन को यहां पर एक क्रैंक लगा हुआ है, इसे जोड़ने के लिए एक रॉड यूज होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड से यहां जो शाफ्ट लगी रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट। इसको जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग रॉड को शाफ्ट से जोड़ने के लिए जो यूनिट यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रैंक। ठीक है, और फाइनली ये क्रैंक आके किससे जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट से। बात समझ में आ रही है? आगे देखें, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः जो सिलेंडर होता है वो फिक्स होता है, सिर्फ अभी के लिए। आगे हम ये भी देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में कि ये सिलेंडर भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन फिलहाल इन जनरल समझने के लिए देखें तो सिलेंडर हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और इसके अंदर ये जो पिस्टन है ये क्या करती है, मूव करती है, मोशन करती है, और इसका मोशन फिक्स होता है। उस मोशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेट करना, रेसिप्रोकेट का मतलब है किसी पॉइंट के अबाउट आगे जाना और फिर उसी पॉइंट के अबाउट पीछे आना। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज ये इस बोर्ड का मिडिल पॉइंट है, तो मैं मिडिल पॉइंट में खड़ा हूं, यहां से आगे गया और फिर यहां से पीछे आया, यानी एक पॉइंट के अबाउट आगे जाना और उसी पॉइंट के अबाउट क्या आना, पीछे आना, एक स्ट्रेट लाइन में। इस मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब ये क्या करता है, पिस्टन में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहां होता है दैट इज कॉल्ड TDC, और एक पॉइंट यहां होता है दैट इज कॉल्ड BDC। ठीक ना? पिस्टन जो अधिकतम ऊपर जहां तक जा सकता है उस पॉइंट का नाम होता है TDC, और पिस्टन जहां तक नीचे आ सकता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, BDC। पिस्टन का ये वाला हिस्सा जो ऊपर टॉप मोस्ट सरफेस है वो अधिकतम यहां तक आ सकता है और नीचे यहां तक आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जो जहां तक पिस्टन का मूवमेंट ऊपर है उस पॉइंट को हम TDC कहते हैं, और जहां तक नीचे पिस्टन आ सकता है उसको क्या कहते हैं, BDC कहते हैं। TDC का फुल फॉर्म है T फॉर टॉप, D फॉर डेड, C फॉर सेंटर, टॉप डेड सेंटर, और BDC का फुल फॉर्म है बॉटम डेड सेंटर। बॉटम का मतलब नीचे, टॉप का मतलब ऊपर। तो पिस्टन हमेशा किन दो बिंदुओं के बीच मूव करता है, TDC एंड BDC। इंजन के भीतर जो पिस्टन लगा रहता है ये दो बिंदुओं के बीच में कौन सा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेट करना, ऊपर जाना और नीचे। अब देखिए TDC से BDC के बीच में कोई सेंटर बिंदु होगा, अगर ये सेंटर बिंदु है तो इससे इतना ही ऊपर TDC और उतना ही नीचे BDC है। तो ये जो पिस्टन है ब्लू कलर का वो आपका इसी TDC और BDC के बीच कौन सा मोशन कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब जरा देखिए, गाड़ी के चक्के को चलाने के लिए कैसा मोशन चाहिए, रोटरी मोशन चाहिए जो गोल गोल घूम सके। लेकिन पिस्टन कैसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऊपर और, तो क्या इससे गाड़ी का चक्का गोल घूम पाएगा, नहीं। तो सबसे पहले हमें पिस्टन के इस मोशन को एक शाफ्ट के रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना होता है, और इसी के लिए मदद ली जाती है किसकी, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी रोटरी मोशन के ऊपर हम, ये शाफ्ट रोटेट करने लगा, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, व्हील लगा देते हैं, और हमारी गाड़ी क्या होने लगती है, चलने लगती है। बात समझ में आ रही है? ये अभी बेसिक समझने के लिए, आगे इसमें बहुत सारी चीज़ डिटेल में है जो हम जानेंगे, लेकिन बेसिक सिस्टम को समझने के लिए अभी हमें बाहर जाइए,
बाहर जाइए अभी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है और आईसी इंजन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें कुछ और भी चीजें, टीडीसी और बीडीसी जान गए, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। ये दो ऐसे बिंदु हैं जो किसके ऊपर हैं? सिलेंडर के ऊपर हैं और इन्हीं के बीच आपका पिस्टन क्या करता है? मोशन करता है। कौन सा मोशन? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। क्लियर है? नाउ यहां आईवी लिखा हुआ और ईवी लिखा हुआ है। आईवी का मतलब है इनलेट वाल्व, आईवी का मतलब क्या है? इनलेट वाल्व, और ईवी का मतलब है एग्जॉस्ट वाल्व। एक को कहते हैं इनलेट वाल्व और एक को कहते हैं एग्जॉस्ट। बात समझ में आ रही है? अब ये वाल्व का क्या काम है? जो गाड़ी का धुआं बाहर आता है ना, उसको एग्जॉस्ट कहते हैं। घर में हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है ताकि घर के धुएं को और गर्म हवा को क्या कर सके? बाहर। तो गाड़ी के अंदर जो कंबशन हो रहा है उसका धुआं किससे बाहर जाएगा? एग्जॉस्ट वाल्व से। और बिल्कुल साफ हवा कहां से आएगा? इनलेट वाल्व से। तो अब इंजन काम कैसे करता है भाई, इसको समझना पड़ेगा। ध्यान दें, इंजन में सबसे पहले साफ हवा अंदर आती है। कहां से? इनलेट वाल्व से। ठीक ना? अब सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो इंजन दो तरह के आपको देखने के लिए मिलते हैं, डीजल और पेट्रोल। तो अभी आपको समझाने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि हम एक इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, पेट्रोल इंजन का लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा अंतर होगा, पेट्रोल इंजन में यहां पर स्पार्क प्लग लगा रहेगा और डीजल इंजन में यहां पर फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा। बात समझ में आ रही है? पेट्रोल इंजन में क्या लगा रहता है? स्पार्क प्लग। क्या लगा रहेगा? स्पार्क प्लग। और यदि ये डीजल इंजन होता तो स्पार्क प्लग की जगह क्या सिस्टम लगा रहता है? फ्यूल इंजेक्टर, जिसके माध्यम से डीजल को हम सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। तो ये छोटा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है जो इनको अलग करता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फिलहाल अगर हम पेट्रोल इंजन मान के चलें तो पेट्रोल इंजन के केस में यहां पर क्या लगता है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम होता है चिंगारी उत्पन्न करना। ठीक ना? स्पार्क उत्पन्न करना। घर में लाइटर देखा है, जब लाइटर को दबाते हैं तो उससे क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है, ताकि आपका गैस क्या हो जाए? जल जाए। सेम यहां पे वही काम कौन कर रहा है? स्पार्क प्लग। ठीक ना? अब देखें क्या होता है इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से हम साफ हवा को गाड़ी के भीतर लेते हैं। ठीक है? और वो हवा आने के बाद हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। नाक में देखेंगे छोटे छोटे बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। वो क्या होता है? फिल्टर होता है। वैसे ही जब इंजन सांस लेता है, इंजन की बात कर रहा हूं, तो वो भी एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? हवा लेता है। और वो हवा सबसे पहले कहाँ जाती है? एयर फिल्टर में जाती है। इंजन के, हमारे लिए एयर फिल्टर क्या है? हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल हैं वो क्या है हमारे लिए? एयर फिल्टर हैं। वैसे ही इंजन में भी एक एयर फिल्टर लगा रहता है जो एटमॉस्फेयर से आने वाली हवा को साफ कर देता है। अगर साफ नहीं करेगा तो बहुत सारे धूलकण जो होते हैं और स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट वो कहाँ चले जाएंगे? इंजन के भीतर चले जाएंगे। तो सबसे पहले डस्ट पार्टिकल को क्या किया गया? बाहर, एयर फिल्टर में। उसके बाद हवा छनने के बाद हवा क्या हो गई? साफ हो गई। अब इस साफ हवा को हम कहाँ लेके जाते हैं? कार्बोरेटर में। कहाँ लेके जाते हैं? अब बात मैं किसकी कर रहा हूं? पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, इसीलिए किसकी बात बता रहा हूं? कार्बोरेटर। डीजल में कार्बोरेटर नहीं होगा। ठीक ना? वो हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल इंजन को समझने के लिए जान लीजिए कि हवा सबसे पहले कहाँ गई? एयर फिल्टर में, ताकि हवा सबसे पहले छन के एयर फिल्टर में क्या हो जाए? साफ हो जाए। अब ये साफ हवा कहाँ चली गई? कार्बोरेटर में। ठीक ना? कार्बोरेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हवा और फ्यूल का मिक्सचर जनरेट हो जाता है। एक तरफ एटमॉस्फेयर से हवा आ गई और पेट्रोल टैंक से कार्बोरेटर के पास क्या आता है? पेट्रोल आता है। और ये दोनों आपस में कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं? कार्बोरेटर के अंदर। बात समझ में आ रही है? कार्बोरेटर का काम क्या है?
हवा और पेट्रोल को आपस में क्या कर देना, मिक्स कर देना। मिक्सिंग के बाद अब ये ना तो हवा रह गया और ना ही पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल की एक और खासियत है, पेट्रोल को आप बर्तन निकाल के सामने रख दें, आधे घंटे के बाद आएंगे देंगे बर्तन क्या है, खाली है। क्यों भाई? पेट्रोल का जो प्रॉपर्टी होता है वो वोलेटाइल होता है। पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल, जो आसानी से वाष्पीकृत हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मैटर कहते हैं। इसीलिए पेट्रोल जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो एवोपरेट होकर के कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो जब हम हवा में पेट्रोल को मिक्स करते हैं कार्बोरेटर के अंदर तो ये एक मिक्सचर बन जाता है और इस मिक्सचर को हम कहते हैं चार्ज। हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। यही चार्ज कहाँ से, इनलेट वाल्व से होते कहाँ आता है, सिलेंडर के भीतर आता है। बात समझ में आ रही है, इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब इस इंजन के अंदर जो इंजन होता है इसका अगला क्लासिफिकेशन होता है ना, स्ट्रोक के आधार पे होता है। 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक ना। तो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक समझे, इंजन को कई जगह आप कहें कि 4 स्ट्रोक इंजन है या फिर 2 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या होता है समझें। स्ट्रोक का मतलब है मूवमेंट ऑफ piston from TDC to BDC और from BDC to TDC। स्ट्रोक का मतलब होता है TDC से BDC के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो पिस्टन एक बार यदि ऊपर से नीचे आए तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्ट्रोक, या फिर नीचे से ऊपर चला जाए तो भी क्या होगा, 1 स्ट्रोक। बात समझ में आ रही है। तो सामान्यतः अभी 2 स्ट्रोक इंजन नहीं बन रहे हैं, अभी वर्तमान में 2 स्ट्रोक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पे पाबंदी है, हम उसको नहीं बना सकते। हम क्या बनाते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। उसका मुख्य रीज़न है कि 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, और दूसरा रीजन है ये पॉल्यूशन क्या करता है, कम करता है। इन 2 कारणों के कारण 2 स्ट्रोक में यही समस्या थी, वो पॉल्यूशन को ज़्यादा करता था और उसमें एवरेज माइलेज आपको नहीं मिलती थी, फ्यूल इकोनॉमी उसकी ख़राब थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अभी जितने भी इंजन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन बन रहे हैं। ठीक है, और 4 स्ट्रोक किसकी बात कर रहे हैं, 4। अब ये 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं भाई। पहले स्ट्रोक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सक्शन। पहला स्ट्रोक क्या कहलाता है, सक्शन। दूसरा स्ट्रोक क्या कहलाएगा भाई, कंप्रेशन। दूसरा स्ट्रोक क्या कहलाता है, कंप्रेशन। तीसरा स्ट्रोक पावर, और चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट। ठीक ना, ये कुल 4 स्ट्रोक इंजन में जो 4 स्ट्रोक होते हैं उन चारों के ये नाम है। पहले स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, सक्शन। दूसरे स्ट्रोक को हम कहते हैं कंप्रेशन। तीसरे स्ट्रोक को हम कहते हैं पावर, और चौथे स्ट्रोक को हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, 4 स्ट्रोक समझ में आए। ये 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं, और एक स्ट्रोक का मतलब क्या है भाई, या तो यहां से यहां या फिर यहां से। टीडी पिस्टन का मोशन कहां से कहां तक, या तो टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी, इसी को हम 1 स्ट्रोक कहते हैं। अब 4 स्ट्रोक का मतलब है कि आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच में कितनी बार जाएगा, 4 बार, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, टोटल मिला के कितने होंगे, 4। तभी उसको हम क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन। बात समझ में आ रही है। आइए, तो सबसे पहले कार्बोरेटर से क्या आया था, वापस चाहिए कार्बोरेटर के पास, चार्ज आया था। ठीक ना, चार्ज का मतलब क्या था, हवा और फ्यूल का मिक्सचर। और वो चार्ज
ड्यूरिंग जो पहला स्ट्रोक है सक्शन, इस दौरान ही इनलेट वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है। सक्शन के दौरान कौन खुला रहता है, इनलेट वाल्व, ठीक है। और सक्शन में पिस्टन कहां से कहां जाता है भाई, टीडीसी से बीडीसी। होली में पिचकारी चलाई है तो कलर को या पानी को अंदर खींचने के लिए क्या करते हैं, उसमें भी सिलेंडर और पिस्टन होता है, उसको पकड़ के पीछे खींचते हैं ना। तो यहाँ भी अगर हवा को अंदर आना है तो इस पिस्टन को कहाँ लाना होगा, नीचे। तो सक्शन के दौरान पिस्टन कहाँ से कहाँ आएगा, टीडीसी टू बीडीसी। क्लियर है। इस दौरान चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है। जैसे ही चार्ज अंदर पहुंचा, इनलेट वाल्व बंद। एग्जॉस्ट तो पहले से बंद था, इनलेट भी क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब अंदर चार्ज आ चुका है। अब देखिए अगले स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पिस्टन कहाँ से कहाँ जाएगा, बीडीसी से। साइकिल में हवा भरी है, हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको ऊपर खींचते हैं और फिर क्या करते हैं, दबाते हैं। दबाने में आप क्या करते हैं, हवा को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। यहां भी ये पिस्टन तो यहां आ गया था और उसके बाद इसके भीतर क्या भर गई, हवा नहीं, चार्ज, जिसमें एयर और पेट्रोल का क्या है, मिक्सचर। अब उस मिक्सचर को हम दबा रहे हैं, फिर से पिस्टन कहां से कहां जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी, नीचे से ऊपर। अब जब हम जाएंगे तो पहले वॉल्यूम, आयतन ज्यादा था हवा का, धीरे धीरे जब जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा आयतन क्या होने लगेगा, कम। और अगर आयतन कम हो रहा है तो क्या चीज बढ़ रही होगी, दाब क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। अंततः सेकेंड स्ट्रोक के बाद पिस्टन फिर से कहां पहुंच जाएगा, टीडीसी। अब चार्ज कितने एरिया में रह गई, इतने में। चार्ज कितने में सिमट गई, इसी में ना। तो अब क्या होगा, जब इतने में हवा आ गई तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आप साइकिल में हवा भरते हैं, भरने के बाद पंप का नीचे वाला हिस्सा छू के देखो क्या होगा, देखा है कभी छू के? साइकिल में हवा भरने वाले पंप के निचले हिस्से को छू के देखो, वो काफी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों भाई, वहां आग लगाई थी आपने? नहीं। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि आपने हवा को उसमें क्या किया है, दबाया है। जब भी आप हवा को कंप्रेस करेंगे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ में प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो यहां जब हम हवा को दबाते हैं तो प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये कहां पे है, टीडीसी पे पिस्टन। उसी समय स्पार्क प्लग अपना काम कर देता है और एक छोटी सी चिंगारी क्या करता है, छोड़ देता है। अब जरा सोच के देखिए कि एक एयर है जो बहुत हाई प्रेशर पे है, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, हाई है, और आपने उसमें क्या कर दी, चिंगारी लगा दी, तो क्या होगा भाई, बॉम्ब की तरह फटता है, वो ब्लास्ट होता है। और इसी ब्लास्ट को रोकने के लिए, आवाज को कम करने के लिए गाड़ियों में साइलेंसर लगा हुआ है। गाड़ी में क्या लगा हुआ है, क्यों साइलेंसर? साइलेंसर कहां लगता है, साइलेंसर का मतलब क्या है, जो आवाज को क्या करे, कम करे। तो बम की तरह फटता है वो, और उसको रोकने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए गाड़ियों में क्या लगा रहता है, साइलेंसर लगा रहता है। अब जरा देखो, जब वो फटेगा बॉम्ब की तरह तो ये और ये हिस्सा अपनी जगह से हिलता नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि सिलेंडर क्या है, फिक्स है। तो कौन हटेगा वहां से, पिस्टन, क्योंकि पिस्टन ही तो मूव कर रहा है। तो पिस्टन को धक्का देगा और पिस्टन बहुत तेजी से कहां आएगा, नीचे आएगा। इसी स्ट्रोक को हम क्या कह रहे हैं, और इसी में जो ताकत मिलती है, इसका पावर नाम क्यों है, क्योंकि इसी दौरान जो एनर्जी, जो ताकत मिलती है, इससे आपकी गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है। बात समझ में आई? इस स्ट्रोक को जब कंबशन के बाद बहुत तेजी से शॉक वेव डेवलप हुआ और उसने किसको धकेल दिया नीचे, पिस्टन को, इसी स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां से कहां आएगा, टीडीसी टू बीडीसी। क्लियर है? अब पिस्टन यहां पहुंच गया है, सिलेंडर के अंदर क्या बचेगा, जली हुई गैस,
धुआं, क्योंकि जो फ्यूल था वो क्या हो गया, बर्न हो गया, अब बचा क्या, धुआं। तो अब इस धुएं को इंजन से बाहर भी तो निकालना है। उसी समय कौन खुल जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक ना, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और पिस्टन कहां से कहां जाएगा, बीडीसी से, और इस दौरान जितना भी धुआं अंदर जमा होगा वो सब कहां निकल जाएगा, बाहर, एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर चल जाएगा। तो आपको पावर कब मिला, ड्यूरिंग थर्ड स्ट्रोक, इसको कि हम क्या नाम दिया हम लोगों ने, पावर स्ट्रोक। इस समय जो ताकत मिलती है इसी से आपका गाड़ी क्या होता है, आगे चलता है। बात समझ में आई। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंजन वो सिस्टम है जो फ्यूल के केमिकल एनर्जी को कंबशन के बाद किसमें कन्वर्ट किया, हीट और प्रेशर में, और फिर सिलेंडर पिस्टन की मदद से ये हीट और प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। पावर स्ट्रोक के दौरान ये नीचे आया, और जब ये नीचे आया तो देखिए ये कनेक्टिंग रॉड इसको क्या कर देगा, टर्न करा देगा, और जब टर्न कराएगा तो ये जो शाफ्ट लगा, ये शाफ्ट के साथ क्या होगा, टर्न होगा, और शाफ्ट क्या करने लगेगी, यहाँ पे रोटेट करने लगेगी, जिसपे हम क्या लगाएंगे, व्हील लगाएंगे। हाँ हाँ, आवाज कम करने के लिए साइलेंसर लगाया जाता है। नहीं, उनका साइलेंसर का डिजाइन अलग होता है। हाँ, अभी कभी कभी आप देखेंगे किसी स्कूटर का या स्कूटी का साइलेंसर फट जाए ठोकर लग के, तो बहुत तेज आवाज होती है रोड पे, और आपने देखा पुलिस कुछ बुलेट वालों को पकड़ के चालान भी करती है। किसमें, हाँ, तो इसीलिए ना उनका साइलेंसर बिल्कुल सही है, कंपनी फिटेड है। बुलेट वाले क्या करते हैं, जानबूझ के कंपनी फिटेड साइलेंसर क्या करते हैं, निकलवा देते हैं और नया साइलेंसर डाल दे, जिससे कि उनको तेज आवाज, उनको पसंद है क्या कि हमारे गाड़ी से तेज आवाज निकले, तो जानबूझ के ये करते हैं, इसलिए उनका चालान किया जाता है, ठीक ना। अभी पॉल्यूशन सिर्फ हवा में नहीं है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अभी मैंने क्या बताया, बाहर से आपने क्या लिया था, सबसे पहले हवा कहां से आई थी, एटमॉस्फेयर से आई थी। कहां गई थी हवा भाई, एयर फिल्टर में, और एयर फिल्टर से ये हवा निकल के कहां गई, कार्बोरेटर। हाँ हाँ, अभी एक मिनट, कहां गई, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में किसके साथ मिक्स हुई, हवा के साथ, पेट्रोल के साथ मिक्स हुआ, हवा पेट्रोल क्या बन गया, चार्ज। अब वो चार्ज कहां गया, भीतर गया, और जब ये इसका कंबशन होता है तो बॉम्ब फटता है तो क्या होता है, नीचे आ जाएगा, ऊपर। हाँ समझो, पहले नीचे और ऊपर ले जाने के लिए कभी गन्ने का जूस पिया है, चारा काटा है, चारा गांव पे चारा वाले मशीन देखी है, हाँ, उसमें एक बड़ा सा चक्का दिया रहता है, किस लिए दिया था वो बड़ा सा चक्का, चारा काटने वाली मशीन में एक गोल सा व्हील रहता है, क्यों दिया गया उतना बड़ा व्हील, दैट इज कॉल्ड फ्लाई व्हील। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई व्हील। कभी कभी आप उसको तेजी से नचा दो और फिर अपना हाथ छोड़ दो, फिर भी वो चारा को क्या करता है, एक दो बार कैसे काट दिया भाई, आप तो काट नहीं रहे थे, ध्यान रहे, वो व्हील अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेता है, जब आपने ताकत लगाया उस समय उसने एनर्जी अपने अंदर क्या कर ली, स्टोर कर ली, ठीक ना। और जब आप ताकत नहीं लगा रहे थे वही एनर्जी वापस क्या हो गई, यूटिलाइज हो गई। इसके लिए इन गाड़ियों में भी एक फ्लाई व्हील लगा रहता है। गांव में कभी पंपिंग सेट देखा है, उसमें देखिए इंजन के और पंप के बीच में एक चक्का नाचते रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लाई व्हील। जो शाफ्ट घूम रहा है ना उसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, फ्लाई व्हील लगा देते हैं। तो इस इंजन से 4 स्ट्रोक में सिर्फ एक बार तो पावर मिल रही है, लेकिन इन 3 बार में भी तो पिस्टन को ऊपर नीचे करना है। इसकी ताकत कहां से आती है, इसकी ताकत कहां से आती है, फ्लाई व्हील से आती है, जिसको हमने कब स्टोर करके रखा था, जब पावर स्ट्रोक के दौरान हमें पावर मिली थी, उसमें से कुछ एनर्जी को किसने छुपा लिया था, फ्लाई व्हील ने अपने अंदर छुपा लिया था। और जब फ्लाई व्हील से एनर्जी को छुपाता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के समय वो वापस देता है तो फ्लाई व्हील की स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। जिस जूस की दुकान में जाते हैं जहाँ गन्ना वाला होता है मशीन, उसके पास भी देखिए उसका भी क्या रहता है, फ्लाई व्हील लगा रहता है। बात समझ में आ रही है।
तो फ्लाईव्हील आप कई जगह देख सकते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे वो बताना ठीक नहीं है, ठीक ना। फ्लाईव्हील आगे थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, वहाँ फ्लाईव्हील के बारे में जानेंगे। आईसी इंजन जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी फ्लाईव्हील के बारे में जानेंगे। बट फिलहाल जानिए कि पावर स्ट्रोक के दौरान तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में इसको एनर्जी कौन दे रहा है ऊपर नीचे होने के लिए? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील एक छुपा हुआ यंत्र है जो एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है? कंजर्व कर लेता है, छुपा लेता है। और कब छुपा लेता है? पावर स्ट्रोक के दौरान। पावर स्ट्रोक के दौरान हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होती है। इस ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी में जिसको हमें यूज़ करना था हमने यूज़ कर लिया, और जो एक्स्ट्रा बचा वो किसने ले लिया? फ्लाईव्हील ने ले लिया, और लेकर के अपनी स्पीड को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। तो फ्लाईव्हील क्या है? एक एनर्जी रिजर्वायर है। फ्लाईव्हील क्या है? एक एनर्जी रिजर्वायर है। रिजर्वायर उसको कहते हैं, रिजर्वायर किसे कहते हैं? जो जिसकी कभी कोई चीज़ खत्म ना हो, जैसे समुद्र, सी जो होता है वो वाटर रिजर्वायर है। समुद्र का जो पानी है, अगर आप उसे 10 बाल्टी पानी निकालें तो क्या उसका लेवल घट जाएगा? घट जाएगा क्या? या घर से 2 बाल्टी पानी ले जाकर डाल देंगे तो क्या उसका लेवल बढ़ जाएगा? जरा सोच के देखो, पूरी दुनिया की नदियां, जितने भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया का पानी, इतना बारिश हो रहा है, इतना बाढ़ हो रहा है, सबका पानी अंततः कहाँ जा रहा है? तो क्या समुद्र का लेवल बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता। इसीलिए समुद्र को हम क्या कहते हैं? वाटर रिजर्वायर कहते हैं। चाहे आप उसे कितना भी पानी ले लो या कितना भी पानी डाल दो, उसके स्तर में कोई चेंज। स्टेशन पर देखा है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे लिखा समुद्र तल से ऊंचाई। क्यों लिखा भाई? समुद्र तल से ही ऊंचाई क्यों लिखा जाता है? और किसी से ऊंचाई क्यों नहीं नापा जाता? रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया? समुद्र तल को। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बात समझ में आ रही है? हर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई, यानी स्टेशन की जो ऊंचाई किससे नापी गई है? समुद्र के स्तर से, समुद्र के तल से। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो तल है वो कभी चेंज नहीं होता। अभी तो बाढ़ आई ना, नदियों में पानी क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन ये सारी नदियां जाके किससे मिल जाएंगी? फिर भी उसके लेवल में कोई चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पावर के दौरान तो हमें पावर मिलती है इंजन से, लेकिन ये जो 3 स्ट्रोक है, अच्छा, इसीलिए पावर को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक को क्या कहा जाता है? लाइव स्ट्रोक। और इन तीनों को क्या कहा जाता है? डेड स्ट्रोक। डेड क्यों? क्योंकि इनमें पावर मिलता नहीं, इनको पावर देना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंजन में, इंजन के अंदर जो 2 स्ट्रोक इंजन है कैसे काम करता है, ठीक ना। इसके अंदर अच्छा एक चीज़ और जानो, हम तो ये किस लिए सीख रहे थे? सिस्टम को समझने के लिए, ठीक ना। अब जरा समझो, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है, क्योंकि मास अंदर जा रहा है। लेकिन कंप्रेशन के दौरान दोनों वाल्व क्या हो गए? बंद हो गए। अब ये क्या बन गया? क्लोज सिस्टम बन गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम को समझते हैं। अब जरा पूरी पढ़ाई का अगर निचोड़ निकालें तो जितने भी इंजन हैं सब के सब कौन से सिस्टम हैं? ओपन सिस्टम है, क्योंकि साफ हवा अंदर आ रही है और अंदर में कंबशन के बाद धुआं क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो मास का इंट्रैक्शन हो रहा है, और अगर मास का इंट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम है। इसका मतलब जितने भी इंजन है दुनिया के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? चलिए आज यही रहने देते हैं, कल यहां से हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। ओके, थैंक यू।